तो हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेके आ गया हूँ रिवीजन, जो कि अपना स्क्रिप्टरी सिस्टम था, ठीक है। उसी का मैं आज क्या करने आया हूँ, रिवीजन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए रिवीजन करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवीजन, ठीक है बच्चों। क्या है? रिवीजन है। रिवीजन किसका है? स्क्रिप्टरी सिस्टम का, ठीक है बच्चों। स्क्रिप्टरी सिस्टम का मैं आज रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं, ठीक है। आइए, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, रिवीजन में हमें करना क्या है? रिवीजन में हमें ये करना है कि ये देखिए यहाँ से, ठीक है ना। ये लाइन मैंने जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, अभी इसको समझा रहा हूँ। इसमें लिखा है उत्सर्जन कैसी क्रियाएं होती हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विषैले पदार्थ, ठीक है, का निर्माण होता है। इन पदार्थों को शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी ना। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बच्चों, ठीक है। क्या देखेंगे हम? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, है ना बच्चों। कैसे? ये देखिए, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो कौन कौन से हैं? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है। ये कैसी अवस्था में होते हैं? जल में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, फिर इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक प्रकार के क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम बात करेंगे, थोड़ा फास्ट रिवीजन होने वाला है यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में या जंतुओं में कितने प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो उत्सर्जन होते हैं वो अमीनो अम्ल, ठीक है, का उत्सर्जन हो जाएगा, अमोनिया का उत्सर्जन हो जाएगा, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन हो जाएगा, और किसका उत्सर्जन हो जाएगा? यूरिया का उत्सर्जन हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे कितने होते हैं, 3 टाइप्स के उत्सर्जन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कितने टाइप्स के उत्सर्जन होते हैं? 3 टाइप्स के। अब आइए हम इनको थोड़ा सा डिटेल में, अभी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है आपको, ठीक है। तो आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ये यहाँ पे रिवीजन हो रहा है आप सभी का। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है बच्चों? आगे हमारा है मानव में उत्सर्जन। कैसा है बच्चों? मानव में उत्सर्जन, ठीक है। आइए देखते हैं, एक सेकंड बच्चों। चलिए बच्चों हम देखते हैं अभी। ओके, तो चलिए, ठीक है। तो अब बच्चों हमें यहाँ पे देखना क्या है, हमें यहाँ पे देखना है मानव में उत्सर्जन, ठीक है। मानव में उत्सर्जन क्या होता है? वृक्क होता है, ठीक है। इससे संबंधित अन्य सहायक उत्सर्जन कौन कौन से होते हैं? मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, मूत्राशय होते हैं, और मूत्रमार्ग होते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं, वृक्क कशेरुकी प्राणियों का क्या होता है? मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं, वृक्क की सहायता, वृक्क जो होती है उसकी बाह्य संरचना कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की होती है। और रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है बच्चों? ये देखिए यहाँ पे मैंने रंग बता दिया है, कत्था कलर का, भूरा लाल रंग का होता है, ठीक है। और देखिए इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 2 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है बच्चों। अब आइए हम देखते हैं, जो वजन होता है, भार होता है, पुरुषों में कितना होता है और महिलाओं में कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, जो पुरुषों में भार होता है वो 130 से 160 ग्राम होता है पुरुषों में, और महिलाओं में जो होता है कितना होता है? 110 से 150 ग्राम होता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे, जो वृक्क होता है, हमारी किडनी होती है, ठीक है। क्या?
किडनी या वृक्क, उसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं बच्चों, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्लियर हो गई है तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। आइए देखते हैं उसकी आंतरिक, वृक्क की जो हमारी आंतरिक संरचना है कैसी है। ठीक है, वृक्क के भीतर धंसे हुए किनारे के मध्य कीप के समान, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, तेल डालने वाली कीप होती है ना, उसी के समान कैसी संरचना होती है। आई बात समझ में। और ये कैसी संरचना है, खोखली संरचना होती है, जो क्या कहलाती है, जो हमारी पेल्विस कहलाती है, श्रोणि कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यह प्रायः किससे मिलकर बना होता है, मूत्र नलिकाओं का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या है, नेफ्रॉन। किसके बारे में बात करेंगे हम, नेफ्रॉन के। ठीक है बच्चों, किसके बारे में बात करेंगे, नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन क्या होता है बच्चों, नेफ्रॉन जो होता है वो वृक्क की, ठीक है, वृक्क की क्रियात्मक और कैसी इकाई है, संरचनात्मक है। ठीक है बच्चों, संरचनात्मक है। इतनी बात क्लियर हो गई। कैसी इकाई है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, ये कितने नंबर में होते हैं, ये बच्चों 8 से 12 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 8 से 12 लाख होते हैं। नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 से 12 लाख होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम जानते हैं, क्या जानेंगे, प्रत्येक नेफ्रॉन किससे मिलकर बना होता है। तो जो हमारा नेफ्रॉन होता है, मैंने आपको पहले बता चुका है, ये रिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे मैं जल्दी में आपको बता दूंगा। तो आप देखिए, जो हमारा क्या है, कोशिका गुच्छ है। ठीक है, कोशिका गुच्छ है। ओके बच्चों, कोशिका गुच्छ हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर आपका बोमेन संपुट हो गया, बोमेन संपुट हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया आपका हो गया समीपस्थ कुंडलित, और क्या हो गया, नलिका हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गया। उसके बाद दूरस्थ, ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं आगे। और देखिए इसमें क्या होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भाग होता है हमारा, क्या होता है, हेनले का लूप। ठीक है, हेनले का होता है लूप होता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये था रिवीजन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आइए देखते हैं मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो वृक्क में जो नेफ्रॉन वाली संरचना होती है, वहीं से क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। ये देखिए नीचे है ना, क्या क्या होता है इसमें कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। परानिस्यंदन, ठीक है बच्चों, कौन सी, निस्यंदन होती है। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है चयनात्मक। ठीक है, चयनात्मक होती है। तीसरी कौन सी होती है बच्चों, पुनरावशोषण। ठीक है, पुनरावशोषण। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे यहाँ पे हम, जो हमारा कृत्रिम होता है, वृक्क होता है, ये क्या करता है, ये रुधिर को क्या करता है बच्चों, रुधिर को पृथक करता है। ठीक है, रुधिर को वृक्क जब पृथक करता है तो उसको क्या कहते हैं, उस विधि को कहते हैं रुधिर अपोहन। क्या कहते हैं, रुधिर अपोहन विधि। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, रुधिर अपोहन विधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आइए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था, होमियोस्टैसिस। ठीक है, होमियोस्टैसिस मैंने बताया था, होता क्या है, इसका हिंदी मतलब होता है बच्चों समस्थैतिकता। ठीक है,
समस्थैतिकता। ठीक है बच्चों, तो ये अब हम समझेंगे ये होता क्या है। शरीर के अंतः वातावरण और क्या होते हैं रासायनिक जो संगठन होते हैं उनको क्या करना, स्थिर बनाए रखना तथा संतुलित बनाए रखना। जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, समस्थैतिकता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मानव का टेम्परेचर है, ठीक है, मानव शरीर का जो तापमान है उसको बैलेंस किए रहना, और जो हमारा शरीर का तापमान है, ठीक है, यानी अंदर का जो भी होता है शरीर का तापमान उसको क्या करना, बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस करना। आई बात समझ में, ये क्या कहलाती है, ये समस्थैतिकता कहलाती है। और ये बच्चों जान लीजिए ये जो प्रक्रिया होती है ये जन्मजात प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, जन्मजात प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि जब छोटा सा बच्चा होता है नन्हा सा तभी ये प्रक्रिया उसके अंतर्गत आ जाती है। ये उसके अंदर ऐसा मतलब क्या विकास आ जाता है कि वो अपने आप को दूसरे वातावरण में अगर वो आ रहा है तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, उसको सरवाइव कर सकता है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों पादप में कितने प्रकार के, ठीक है, प्लांट में कितने प्रकार के एक्सक्रेशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट में बच्चों 3 टाइप्स के एक्सक्रेशन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, गैसियस। ठीक है, गैसियस हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, लिक्विड वाला हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, 3 हो गए ना। तो अब हम तीनों को डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे कि नहीं समझेंगे। अगर चलिए आपको नहीं समझना है तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो में जा करके एकदम अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं जो हमारे उपयोगी पदार्थ हैं वो अपशिष्ट है फिर भी हमारे लिए क्या हैं, उपयोगी हैं। यानी इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यूजफुल प्लांट वेस्टेज। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम कौन कौन से हमारे ऐसे कुछ क्या हैं पदार्थ हैं। जैसे आप देख लीजिए टेनिन हो गया। ठीक है, चल एक सेकेंड, टेनिन हो गया। ठीक है, रेजिन हो गया। ठीक है, गोंद हो गया। और क्या हो गया बच्चों, और आइए देखते हैं इन सब, और क्या हो गया, रबर हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं पर ये अपशिष्ट रूप में होते हैं, फिर भी इनका हम औद्योगिक उपयोग में ले लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, औद्योगिक उपयोग में इनको हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं।